थे यूरोप के जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो अफ्रीका गए। ठीक है, अफ्रीका से उन्होंने स्लेव को खरीदा। ठीक है। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास 9 एंड ये वीडियो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लास्ट टॉपिक पे है। एंड यस, इस वीडियो में हम चैप्टर खत्म करेंगे। फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, आंसर राइटिंग इन्फॉर्मेशन एंड द टेस्ट ऑन दिस चैप्टर, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर वेबसाइट ऐप। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यस, अब हम ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं एंड इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक रोल ऑफ वुमेन और एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, जिसके बाद हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, सो रोल ऑफ वुमेन देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन का क्या रोल था। सबसे पहले एक चीज याद रखना, जो वुमेन है दे वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द रिवोल्ट। बहुत एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था बिकॉज दे वर होपिंग कि आगे जाके उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो सकती है। एंड दे वर अनएजुकेटेड बट स्टिल दे वर अर्निंग। ठीक है, समझ आया। अब जो वुमेन का क्या काम था, ठीक है, अलग अलग ऑक्यूपेशंस थी उनकी। फ्लोरिस्ट, लॉन्ड्रेस, लॉन्ड्रेस मतलब जो कपड़े धोते थे, फ्लोरिस्ट जो फूल बेचते थे, मर्चेंट्स थे, कुछ गुड्स भी बेचते थे। ठीक है, उसके बाद वुमेन ने अपने क्लब्स बनाने शुरू किए। ठीक है, समझ आया। क्लब्स बनाए, अराउंड 60 क्लब्स आए थे। कितने क्लब्स आए थे? 60 क्लब्स। उन 60 क्लब्स में से दो क्लब्स काफी फेमस हुए थे जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था एंड लड़ाई करी थी इक्वालिटी ऑफ वेजेस के बीच में, कि मेन और वुमेन की इक्वल वेजेस होनी चाहिए। राइट टू वोट के लिए भी लड़ाई करी थी और असेंबली में उनके लिए सीट्स रिजर्व करी जाए, इसके लिए भी लड़ाई करी थी। और वो जो दो फेमस क्लब्स थे वो थे रिपब्लिकन वुमेन एंड सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन। ये दो फेमस क्लब थे, प्लीज इसके नाम याद कर लो, 1 मार्कर में भी आ सकते हैं। ठीक है, समझ आया। उस टाइम पे कंडीशंस क्या थी वुमेन की और उनके क्या पास क्या राइट्स थे। ठीक है, एजुकेशन और मैरिज की बात करें तो ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड वेल्दी फैमिलीज वर अलाउड टू गो टू कॉन्वेंट स्कूल। ठीक है, समझ आया। वुमेन हैड लोअर वेजेस देन मेन। उसके बाद अरेंज मैरिजेस में दे वर ऑफन टाइड विद अरेंज मैरिजेस, ओनली अरेंज मैरिजेस वर अलाउड। फिर गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ राइट्स निकाले थे, जैसे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया उनकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, स्कूल्स को ओपन किया, लॉज बनाए गए टू सपोर्ट वुमेन। ठीक है, एजुकेशन कंपल्सरी कर दिया गया, डाइवोर्स भी अलाउ कर दिया गया कि नाउ वुमेन कैन टेक डाइवोर्स। एंड उन्होंने बोला कि नाउ वुमेन आर उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू डू देयर ओन जॉब एंड ओन बिजनेस। क्लियर, समझ आया। सो वुमेन के जो क्लब्स बने थे, इन रिस्पॉन्स गवर्नमेंट का क्या एक्शन था? वुमेन क्लब्स वर बॉर्न और उन्होंने स्ट्रगल किया, 200 साल तक स्ट्रगल किया अंटिल 1946 व्हेन फ्रांस में वुमेन गेन द राइट टू वोट। 200 साल लड़ने के बाद 1946 में उनको वोटिंग राइट्स मिले। ठीक है, 1946 में फाइनली वुमेन को जाके वोटिंग राइट्स मिले। ठीक है, एंड ड्यूरिंग रॉबेस्पियर गवर्नमेंट बहुत सारी लोग थे जिनको एग्जीक्यूट किया गया था, बट उसके बाद भी वुमेन पीछे नहीं हटी। उन्होंने स्ट्रगल करने के लिए, लड़ने के लिए हमेशा फाइट किया था। ठीक है, दिस वॉज रोल ऑफ वुमेन। अब हम कर रहे हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मान लो दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है, ये है आपका यूरोप। ठीक है, ये है आपका अफ्रीका, अफ्रीकन कोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे अमेरिका का कैरेबियन आइलैंड। ठीक है, कैरेबियन आइलैंड में बहुत ही फर्टाइल लैंड था और इस फर्टाइल में टोबैको, इंडिगो, कॉफी, टी जैसे क्रॉप्स उगते थे। ठीक है, और जो पीजेंट्स थे बेसिकली यूरोप से कैरेबियन आइलैंड जाते थे उस फर्टाइल लैंड पे काम करने के लिए। बट पीजेंट्स ऑफ अमेरिका एंड पीजेंट्स ऑफ यूरोप उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम कैरेबियन आइलैंड नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज वेरी फार ऑफ। ठीक है, तो फिर यूरोपियन के जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे, यूरोप के जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो अफ्रीका गए। ठीक है, अफ्रीका से उन्होंने स्लेव को खरीदा। ठीक है, स्लेव खरीद के यूरोप लेके गए और यूरोप से उन्होंने कैरेबियन आइलैंड बेचा। उन्हें शिप में, कंटेनर में बांध के 2-3 महीने की प्रॉपर जर्नी थी, दे वर टाइटली पैक्ड, तो उन्हें जबरदस्ती भेजा गया। दिस वाज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ठीक है, एक बार रीड करते हैं। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड में यूरोप इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, अफ्रीका इन्वॉल्व है। अमेरिका में कैरेबियन आइलैंड है, वहीं पे काम किया जाता था, इसलिए अमेरिका लिखा हुआ है। ठीक है, यूरोपियन प्लांटर्स अपने फार्मर्स को कल्टीवेट करने के लिए भेज देते हैं द फर्टाइल लैंड ऑफ कैरेबियन आइलैंड। ठीक है, बट यूरोपियन और अमेरिकन फार्मर ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे इतनी दूर। ठीक है, फिर फ्रेंच मर्चेंट्स कहाँ गए? अफ्रीका गए, वहां से उन्होंने स्लेव्स को खरीदा। ठीक है, एंड यूरोपियन प्लांटर्स को बेच दिया। ठीक है, अब यूरोपियन प्लांटर्स ने क्या किया? उनको कैरेबियन आइलैंड भेज दिया। दे वर टाइटली पैक्ड इनटू द शिप। ठीक है, और 3 महीने की लॉन्ग जर्नी उन बेचारों ने करी थी। ठीक है, समझ आया। अब
ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को अबॉलिश करने के लिए किसने क्या एफर्ट्स लिए थे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नेशनल असेंबली जो किंग लुई 16 के बाद आई थी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी डिबेट करी बट कोई भी लॉ पास नहीं किया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को अबॉलिश करने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था जितने भी बिजनेसमैन है वो हमारे ऑपोजिशन में चले जाएंगे और उसके बाद हमें फंडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर आई थी कन्वेंशन असेंबली जो जैकोबिन्स क्लब की थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हम फ्री करेंगे सारे स्लेव्स को। ठीक है, रॉबेस्पियर दैट फाइनली वर्क टू फ्री ऑल स्लेव्स इन 1794। ठीक है, उसके बाद 10 ईयर्स बाद जब नेपोलियन आया था ही री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। ठीक है, उसके बाद फाइनली स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन 1848। ठीक है, नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस किया था, ये चीज याद रखना। क्लियर, समझ आया? ओके तो यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी खत्म आता होता है। एंड द लास्ट इज ओल्ड रिजीम एंड सेंसरशिप। इफ आई टॉक अबाउट ओल्ड रिजीम, इट इज पीरियड बिफोर 1789। ठीक है, पीरियड बिफोर 1789। अब सेंसरशिप का क्या मतलब था कि जितना भी रिटन मटेरियल है, कल्चर एक्टिविटीज है, उसको किंग सेंसर करेगा बिफोर पब्लिकेशंस। जब तक वो पब्लिश होने से पहले किंग उसको चेक करेगा और फिर उसमें से चीज़ों को सेंसर करेगा। ठीक है, जो ये लॉ था वो चेंज हुआ जब बैस्टिले में अटैक हुआ था। स्टॉर्म ऑफ बैस्टिले हमने टॉपिक करा था। ठीक है, 1789 में उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन डिक्लेयर किया गया था, जिसमें बोला गया था कि हर एक के पास अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इट इज द नेचुरल राइट। उस टाइम पे सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, समझ आया? न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स आप डिस्क्राइब कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे कि चेंजेस कैसे आने चाहिए फ्रांस में, आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, दे कुड नाउ एक्सप्रेस बाय अपोजिंग द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, प्लेज और सॉन्ग्स से लोग अट्रैक्ट हुए, लोगों ने समझा व्हाट इज द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस और उसके लिए हमें कैसे फाइट करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। एंड द लास्ट इज नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब ये नेपोलियन के रेन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब फाइनली 1804 में, ठीक है, नेपोलियन के पास पावर आ गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि रूल ऑफ डायरेक्टरी खत्म हुआ। रूल ऑफ डायरेक्टरी में वेल्दियन मिडिल क्लास के पास पावर थी, वेल्दियन मिडिल क्लास से नेपोलियन के पास पावर चली गई। जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दैट इज पार्ट 3 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें पूरा बताया गया है। ठीक है, तो नेपोलियन आ गया आफ्टर रूल ऑफ डायरेक्टरी एंड ही कॉन्कर्ड मेनी यूरोपियन कंट्रीज। उसने इंट्रोड्यूस करे नए लॉज फॉर द पीपल्स वेलफेयर सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखा कि भाई ही इज द हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, ये हमारे लिए फ्रीडम लेके आएगा। बट सून दैट थॉट चेंज्ड, क्योंकि उसने बहुत कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, समझ आया? नेपोलियन वर आर्मीज वर व्यूड एज इन्वेडिंग फोर्स, कि उन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया था। फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू हुआ 1815 में, जिसमें नेपोलियन हार गया, मर गया। तो 1804 से 1815 तक नेपोलियन ने रूल किया था। ठीक है, डिस्पाइट दिस बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज, मॉडर्न लॉज, अभी डेमोक्रेसी वाले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लॉज पास ऑन हुए थे, आइडियाज पास ऑन हुए थे, उससे टीपू सुल्तान इंडिया में और राजा राम मोहन रॉय भी काफी इंस्पायर हुए थे। एंड यस, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट। Moreover, yes, for the notes of this chapter, important question answers, test on this chapter, and answer writing information, you can visit our website or download our app. The link is in the description box.